हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में हम लोगों ने 21 नियम तक पढ़ लिया था हल संधि में। अब आज हम 22वें नियम से पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिया कीजिए ताकि टाइम से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। और एक बात कहनी थी कि आजकल लोग टेस्ट पे ज़्यादा जुड़े हैं कि ये टेस्ट दे लो, वो टेस्ट दे लो। लेकिन अगर आपको थ्योरी का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप टेस्ट में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले थ्योरी को समझने का प्रयास कीजिए और व्याकरण को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। नंबर 22, यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद य अर्थात श, स तीनों प्रकार के सा और हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा ही उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। सिंपल है एकदम। जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण अनुस्वार के बाद रहता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, गम प्लस ता तो हो जाएगा गंग प्लस ता यानी गंता। तो सन प्लस ती संति, और इस तरह से भी संति। अनक प्लस इतः अंक प्लस इतः अंकिता, यानी कि यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद, जैसे पद के मध्य में अनक में ना है मध्य में स्थित, तो ये प्रत्याहार यानी अर्थात शा सा सा और हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो जाएगा। यह प्रत्याहार आवे तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा ही उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण अनुस्वार के बाद रहता है। अब यहाँ देखिए, शाम प्लस तह शान, ये अनुस्वार वाला हो जाएगा, प्लस तह शांतः। फिर अनज प्लस इतः तो अनुस्वार वाला आ हो जाएगा और चा। अंच प्लस इतः हो जाएगा पंचम वर्ण अंचितः। यहाँ पंचम वर्ण यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे, यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। यानी ऊपर वाला नियम जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो विकल्प से लगेगा। जैसे तुम प्लस करोसी तो तुम करोसी या तुम करोसी दोनों हो जाएगा। त्रिड़म प्लस चरति तो त्रिड़म चरति या त्रिड़न चरति, यहाँ पे भी दोनों हो जाएगा। नदीम प्लस तरति तो नदीम तरति या नदीम तरति, अनुस्वार वाला भी और बिना अनुस्वार वाला भी दोनों होगा। एक विकल्प से होगा और एक प्रायः संधि से होगा। पुस्तकम प्लस पठति तो पुस्तकम पठति या पुस्तकम पठति दोनों हो जाएगा। अब है आगे, किंतु जब राज धातु परे हो, यानी राज धातु परे यानी बाद में हो और उसमें क्विप प्रत्यय जुड़ा हो, तब पूर्ववर्ती सम का मा ही रहेगा। यानी पूर्ववर्ती यानी पहले जो सम आएगा उसका मा ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। जैसे सम प्लस राट तो सम्राट होगा। यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा कि सा के ऊपर बिंदी रहे, ऐसा नहीं होगा। आगे है, किसी एक ही पद में यदि रा सा अथवा ह्रस्व या दीर्घ री के बाद ना आवे तो इसका हो जाएगा, सूत्र है रसाभ्याम नोड़ समान पदे अट कुप्वांगम नुम व्यय वाये अपि। तो ये हो जाएगा, किसी एक ही पद में यदि रा सा अथवा ह्रस्व या दीर्घ री के बाद न आवे तो न के स्थान में ड़ा हो जाता है, और यदि रा सा और न के बीच में कोई स्वर या व र ह या का वर्ग यानी क ख ग घ ङ पा वर्ग पा फ ब भ ञ और आंग तथा अनुस्वार में से कोई एक अथवा कई या
व्यवधान आ जाए तब भी ना के स्थान में ड़ा होता है। इस नियम के प्रयोग को ड़त्व विधान कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे चतुर प्लस नाम, तो यहाँ पे चतुर्णाम हो जाएगा। पूष प्लस ना, तो पूछड़ा, यहाँ पे ना का अड़ा हो गया, यहाँ पे भी ना का अड़ा हो गया। पितृ प्लस नाम, तो पितृणाम। मित्रा प्लस नी, तो मित्राणि। द्रव्य प्लस ना, द्रव्येण। रामे प्लस ना, रामेण। शीर्षा प्लस नी, शीर्षाणि। किंतु देखिए, किंतु ऋषि प्लस निवासः बराबर ऋषि निवासः। यहाँ पे ऋषि निवासा नहीं होगा, क्योंकि ऋषि और निवासः दो अलग अलग पद हैं, इसलिए यहाँ पे ऋषि निवासः नहीं होगा, ऋषि निवासः ही रहेगा। अब आगे है, किंतु जब ना किसी पद के अंत में आता है, अगर किसी पद के अंत में ना आएगा तो वह ड़ा नहीं होता। जैसे रामान, पितृन, वृषभान, ऋषीन। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। यदि इड़ अर्थात अ को छोड़कर किसी स्वर अंतस्थ वर्ण हा अथवा क वर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी दंती सा या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में आदेश किया हुआ सा आवे, वह पदांत का ना हो, यानी जो सा रहे वो पदांत का ना हो, पद के अंत में सा ना हो, तो उसके स्थान में मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे रामे प्लस सु, यहाँ प्लस के बाद सु आया है तो यहाँ पे हो जाएगा रामेशु, ये मूर्धन्य वाला सा हो जाएगा। वने प्लस सु, तो मूर्धन्य वाला सा हो जाएगा, वनेशु बनेगा। अब है ए प्लस शाम, तो ए शाम। अन्य प्लस शाम, तो अन्य शाम। यहाँ पे भी सा का ये मूर्धन्य सा हो गया, यहाँ पे भी सा का ये मूर्धन्य सा हो गया। इसी प्रकार मतिषु, नदीषु, धेनुषु, वधूषु, धातृषु, गोषु, ग्लौषु आदि जानना चाहिए। मतलब इसी प्रकार से बना है। प्लस के बाद दंती सु था तो यहाँ पे मूर्धन्य सु हो गया, इसी तरह से बना है। अब देखिए, किंतु राम प्लस स्या, तो रामस्य, यहाँ सा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सा के पूर्व आ आया है, इसीलिए यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्या के पूर्व यानी या में आ है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये दंती सा ही रहेगा। इसी प्रकार पेश धन अति, यहाँ भी प्लस के बाद आ आया है तो पेशति में सत्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सा ना तो किसी प्रत्यय का है और ना आदेश का है, यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ। ये पेश जो है ये धातु है। यदि अगला है, यदि सा पद के अंत में हो तो सत्व विधान ना होगा। जैसे हरि, यहाँ हरि शब्द के बाद आया हुआ सा सुप्रत्यय का अवयव अवश्य है, किंतु पद के अंत में है, इस कारण सत्व नहीं हुआ है। अब है अगला, ऊपर वर्णित वर्णों में से यदि कोई वर्ण सा से ठीक पहले ना हो, अगर ऊपर वर्णित वर्णों में से यदि कोई वर्ण सा से ठीक पहले ना हो, किंतु अनुस्वार ना के स्थान में आया हुआ विसर्ग स में से कोई वर्ण सा और पूर्व वर्णित वर्णों के बीच में आ जाए, तब भी सत्व विधि होगी। जैसे धनून प्लस सी, तो धनून सी हो जाएगा, धनून से। अब है सम उपसर्ग के माँ के बाद, यदि सम उपसर्ग के माँ के बाद यदि क्री धातु का कोई रूप आवे,
जो भूषित करने के अर्थ में होने के कारण सुट अर्थात पूर्व में सा से युक्त होता है, यानी कि आगे सा जरूर रहे, ये दंती सा। तो माँ के स्थान में रा होता है। अगर सम उपसर्ग के बाद माँ के बाद यदि क्री धातु का कोई रूप आवे जो भूषित करने के अर्थ में होने के कारण सुट अर्थात पूर्व में सा से युक्त होता है तो माँ के स्थान में रा होता है। और रा के पूर्व का स्वर अनुनासिक हो जाता है। जो रा के पहले जो स्वर रहेगा वो अनुनासिक हो जाएगा। और है रा विसर्ग होकर फिर सा में परिणत हो जाता है। जैसे सम प्लस स्कर्ता, तो सा ये हो जाएगा अनुनासिक, तो संस प्लस स्कर्ता और सा प्लस स्कर्ता तो संस्कर्ता बनेगा। अनुनासिक के विकल्प पक्ष में उस पूर्व स्वर के आगे अनुसार जुट जाता है, जैसे संस्कर्ता। अब है भाष्यकार के एक विशेष वचन द्वारा सम के माँ का ही लोप हो जाता है, जिससे एक सकार का भी रूप साधु माना जाता है। किंतु माँ का लोप भी अपने पूर्ववर्ती सा के स्वर में अनुनासिक तथा अनुस्वार का विकल्प से विधान करके ही होता है। छ तथा छ के पूर्व वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में चा नित्य आता है। अगर छ और छ के पूर्व वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में चा नित्य आता है, जैसे शिव प्लस छाया, तो यहाँ पे चा नित्य आएगा, शिव छाया बनेगा। वृक्ष प्लस छाया तो वृक्ष छाया। चे प्लस छिद्यते तो चे छिद्यते। किंतु छा के पूर्व आंग उपसर्ग को तथा माँ के आ को छोड़कर कोई पदांत दीर्घ स्वर आवे तो ऊपर वाला नियम छत्व विधान विकल्प से लगता है। अगर छा के पूर्व आंग उपसर्ग को तथा माँ के आ को छोड़कर, दोनों को ये छोड़कर कोई पदांत दीर्घ स्वर अगर आए, दीर्घ मतलब पद के अंत में दीर्घ स्वर रहेगा तो ऊपर वाला नियम छत्व विधान विकल्प से लगता है, यानी होगा भी और नहीं भी होगा। जैसे लक्ष्मी प्लस छाया तो लक्ष्मी छाया या लक्ष्मी छाया, बीच में चा आएगा, मतलब ये विकल्प वाला है और ये संधि। छा के पूर्व आंग और मांग का आ होने पर चा अवश्य नित्य आएगा। जैसे माँ प्लस छिदत तो माँ छिदत, यहाँ यही एक रूप होगा, मतलब इसमें विकल्प से और रूप नहीं बनेगा, यही एक रूप बनेगा। माँ छिदत ना होगा। इसी प्रकार आ प्लस छादयति आ छादयति, यहाँ भी एक रूप होगा, आ छादयति ना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोगों का बचता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में भी एक वीडियो, इसमें मैं एक वीडियो करके अपलोड कर दूंगी विसर्ग संधि को भी। तो अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने इसमें आपको अच्छे से बताया हुआ है और सीरियल वाइज। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दिया कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो में कैसे क्या और मैं ऐड कर सकती हूँ। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय।